बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today I am here with sixth lecture of 12th science. Topic is halogen derivatives. मैं यहाँ आज halogen derivatives का सिक्स्थ लेक्चर लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं SN1 and SN2 mechanism. So here the full form for SN1 and SN2. What does it mean? SN stands for nucleophilic substitution reaction. N1 stands for unimolecular and 2 stands for bimolecular. So let's begin today's topic. In this lecture, first of all, we should know in which kind of organic compound these SN1 and SN2 reactions are going to be take place. ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें SN1 और SN2 रिएक्शन होने के चांसेस हैं. तो ये SN1 और SN2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं हमारे एल्किल हलाइड में. Alkyl halide means, as you know, they are haloalkane. ऐसे haloalkane जिनमें halogen attach रहेगा in the form of fluorine, chlorine, bromine and iodine. Halogen atom कौन से रहेंगे? या फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन या आयोडीन, और उनके साथ कोई भी alkyl group अटैच रहे चलेगा. The alkyl group which contains primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon. Students, you know primary, secondary and tertiary carbon, they are represented by 10, 20 and 30. Okay, जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्राइमरी कार्बन किसे कहा जाता है, सेकेंडरी कार्बन किसे कहा जाता है और टर्शरी कार्बन किसे कहा जाता है. प्राइमरी कार्बन मतलब होता है CH2, सेकेंडरी कार्बन यानी कि CH एंड टर्शरी कार्बन यानी कि C होता है. और CH2 यानी प्राइमरी कार्बन में अगर CH2 है, 2 बॉन्ड्स फ्री है, तो एक बॉन्ड पर फंक्शनल ग्रुप आएगा. फिलहाल हमारा फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन. ओके, सेकेंडरी कार्बन में CH के साथ 3 बॉन्ड फ्री है, तो एक बॉन्ड पर हमारा हैलोजन आ जाएगा. और टर्शरी कार्बन यानी कि C, इसमें एक हैलोजन एटम आने के बाद बाकी के उसके 3 बॉन्ड्स पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच किए जा सकते हैं. तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी हम किसे कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन हियर. This primary, second and tertiary carbon can be represented in this given example. This is CH2. CH2, this is primary carbon, represented here 10, primary. Secondary carbon here represented as CH, okay, 20. And tertiary carbon is represented as C, written as 30. Okay, now the further information about this SN1 and SN2 mechanism, कि these mechanism will take place in the polar bond. polar bond मतलब होता है ऐसे दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पैदा होता है. And due to the formation of electronegativity difference, the bond which is forming, that will be polar bond. polar bond जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O में हाइड्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 एंड ऑक्सीजन इज हैविंग 3.5. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा, डेट बॉन्ड विल बी पोलर बॉन्ड. हियर ऑल्सो वी कैन से कि दीज SN1 and SN2 mechanism can be represented in polar bond, and this bond is forming due to the formation of high electronegativity difference and due to the presence of halogen, क्योंकि halogen में electronegativity difference ज़्यादा पैदा होता है.
तो यहाँ पर जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सभी एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि पहली एग्जाम्पल जो है इसमें जो प्राइमरी कार्बन है, इस प्राइमरी कार्बन में जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी कार्बन CH2 रहेगा, जो 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे, एक बॉन्ड पर हमने Cl लगाया, दूसरे बॉन्ड जो फ्री है उस पर CH3 लगाया गया, यहाँ पर सर्कल करके आपको बताया गया। सेकेंडरी कार्बन में CH होता है, जिसमें एक बॉन्ड में आपने हैलोजन लगाया और बाकी के 2 बॉन्ड में आपने एल्किल ग्रुप, और वो एल्किल ग्रुप हमने लगाया है मिथिल। उसी तरीके से टर्शरी कार्बन C, and here out of the 4 bonds of the carbon will have 1 halogen, that is chlorine, and rest of the 3 bond of the carbon will be having 3 alkyl group, and 3 alkyl group we are using methyl। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था कि हम आखिर ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनमें SN1 और SN2 मैकेनिज़्म कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ नॉलेज फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड इन द टॉपिक। द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल, एज यू नो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिएजेंट होते हैं, हमने देखा है न्यूक्लियोफाइल का मतलब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिएजेंट होते हैं, ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे अटैक द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेंगे? कार्बन एटम पर अटैक करेंगे, इतना समझ कर चलना है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है हैलोजन में क्लोराइड का। तो ये जो क्लोराइड रहेगा, दिस क्लोराइड विल बी लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी कि ऐसा कोई ग्रुप जो कि रिएक्शन में हट जाएगा, जिसका तबादला हो जाएगा, एंड इट इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, और उसका तबादला कोई दूसरे न्यूक्लियोफाइल से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लिया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सेंटर में कुछ नहीं, यानी कि वो C है, और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप लिए गए हैं, 1 2 3, R1 R2 R3, और यहाँ पर है Cl। Cl जो रहेगा ये लिविंग ग्रुप रहेगा। लिविंग यानी छोड़कर जाने वाला, ऐसा कोई ग्रुप जिसका तबादला होने वाला है। अब ये तबादला किसके ज़रिए होगा? दूसरे न्यूक्लियोफाइल के ज़रिए। हालांकि ये क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप है, इसका तबादला होने वाला है। इसका तबादला करने के लिए एक देखो दूसरा न्यूक्लियोफाइल नज़र आता है हमको, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ये अटैक करेगा। तो इस तबादले की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी, तो इसमें आप देख सकते हो R1 R2 और R3 ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया है उसने अटैक किया, और ये जो क्लोरीन हमारा लिविंग ग्रुप था वो बराबर रिएक्शन से उसका तबादला कर दिया गया, और उसकी बजाय दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया। वही इन्फॉर्मेशन हमने डेफिनेशन में दिए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले भी पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन में, जिसमें आपको सिखाया गया था कि कैसे किसी रिएजेंट के ज़रिए किसी न्यूक्लियोफाइल का तबादला होता है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा हम मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बराबर अमल तरकीब यानी कि रिएक्शन कैसी स्टेप बाय स्टेप होती है, कैसे अटैक होता है, कैसे इंटरमीडिएट बनते हैं, और कैसे फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा, वो सब हम स्टडी यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप फाइनल स्टेटमेंट में ये देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस यानी हटा देना, सब्स्टिट्यूट यानी कि तबादला करना, हटा देना या तबादला करना। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? तबादला किया, किसका? हैलोजन का। सो न्यूक्लियोफाइल हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड द हैलोजन। तो हम ये देख सकते हैं हमारे ये न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन का तबादला किया और अपनी पोजीशन रिएक्शन में बनाया। ओके, मूविंग अहेड हियर। Now to explain about SN1 and SN2 mechanism, I have one example। एक मैंने एनिमेटेड कार्टून के ज़रिए SN1 और SN2 को एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली होती क्या है ये मैकेनिज़्म, और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है। यहाँ पर आपके सामने एक मैंने एनिमेटेड कार्टून के फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पर इस पहला
पहली रो और दूसरी रो, पहली रो में हमने लिखा है SN1 और दूसरी रो में हमने लिखा है SN2. Now here the first picture and the last picture, they are similar in both the row, but there is a difference between the central picture in both the row. दोनों पिक्चर में सेंटर में जो पिक्चर है दोनों रो में, तो इन दोनों पिक्चर में एक डिफरेंस है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस पिक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटी बिल्ली है, एक बड़ी बिल्ली है. तो इन दोनों बिल्लियों में ये फ़र्क पाया, एक छोटी और एक बड़ी इसलिए कहा गया है जैसे कि या तो फिर आप देख सकते हो एक ग्रे और एक येलो बिल्ली. तो इन दोनों बिल्लियों में SN1 मैकेनिज़्म में क्या होगा. तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पहले ये ग्रे बिल्ली बाहर निकल गई और उसके बाद ये येलो बिल्ली बास्केट में आकर सो गई. ओके, लेकिन SN2 में ये बताया गया है कि यहाँ पर उसी बास्केट में ग्रे और येलो दोनों भी किटी आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक साथ एक ही बास्केट में बैठने के लिए. इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज़्म में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस, बॉन्ड यानी बंदिश बनने का अमल, बंदिश टूटने का अमल एक साथ होने वाला है. जबकि SN1 में पहले यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप रहेगा वो लिविंग ग्रुप चला जाएगा और उसके जाने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो आएगा. और SN2 में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस एक साथ होगा. यानी कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ एक स्टेप में हमको मिलेंगे और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. वो कैसे होगा वो आपको आगे के स्लाइड्स में बताया जा रहा है. नाउ लेट्स सी SN1 मैकेनिज़्म. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म को डिटेल में. देखते हैं ये SN1 मैकेनिज़्म है क्या. यहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म की पहली तो पूरी डेफिनेशन दी गई है, मतलब सिंपल वर्ड्स में. SN1 दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर. आप इस तरीके से भी बोल सकते हो या तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर भी कहा तो भी चलेगा. देन दिस SN1 मैकेनिज़्म में इसमें जो रिएक्शन हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इसमें हमको 2 स्टेप्स रिएक्शन मिलेगी, लेकिन फिर भी इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा गया है. ऐसा क्यों. हालांकि यहाँ पर तो SN1 कहा गया है तो इसको 2 स्टेप होने के बावजूद भी 1 क्यों कहा गया है. इसकी वजह ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट, यानी कीमियाई तामुल की जो रफ्तार है वो सिर्फ़ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड है. सबस्ट्रेट यानी कि आपके रिएक्टेंट के साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है तो उसका ये पहला रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कहलाता है. उसी के ऊपर कीमियाई तामुल की रफ्तार डिपेंड करती है, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर या तो फिर यूनिमॉलिक्यूलर या SN1 कहा गया है. लेकिन आपको इस SN1 मैकेनिज़्म में 2 स्टेप्स मिलने वाली है. तो ये 2 स्टेप्स कैसे होने वाली है. पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप विल बी स्लो. इस स्लो यानी कि आहिस्ता होने वाली जो स्टेप रहेगी इसे RDS कहा गया है. RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहेगी वो स्लो रहेगी. तामुल की रफ्तार जहाँ मालूम की जाएगी और वहाँ पर कार्बोकैटायन तैयार होगा. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप विल बी फास्ट. सेकंड स्टेप जो रहेगी वो फास्ट रहेगी. उसमें सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर. तो अब यहाँ पर ओवरऑल क्या बोला गया है कि रेट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा है कि आप देख सकते हो कि SN1 मैकेनिज़्म में कीमियाई तामुल की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर है, आने वाली न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसे SN1 मैकेनिज़्म कहा गया है. सो यहाँ पर एक स्टेप ये भी लिखी गई है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट. तामुल की रफ्तार पर न्यूक्लियोफाइल का कोई असर नहीं होता. नाउ लेट्स सी दिस
रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पर इस रिएक्शन को हम देखते हैं, यहाँ पर तो सारे मैंने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करके दिया है कि SN1 मैकेनिज़्म क्या होती है। उसी चीज़ को हम ये रिएक्शन पैटर्न में देख सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल लिया गया है, आगे एक्चुअल एग्जांपल आ रहा है हमारा। दिस इज़ टर्शरी कार्बन। कैसे मुझे समझा टर्शरी कार्बन? ये C है, C के ऊपर 3 बॉन्ड फ्री है और एक बॉन्ड पर हमारा लिविंग ग्रुप है। देखो ये एरो जो है ना, ये एरो बता रहा है कि दिस इज़ लिविंग ग्रुप, बाहर निकलने वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसका तबादला होने वाला है। तो पहली स्टेप में यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये स्लो रहेगी और इधर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब क्या रहेगा, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कार्बोकैटायन होगा। तो ये कार्बन के तीनों बॉन्ड हमने देखे हैं कि जो उल्टा वाई रहता है तो उल्टे वाई शेप में हमको नज़र आएगा, और यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप है ये आउट हो रहा है। दिस स्टेप विल बी स्लो, जिसे हमने कहा है स्लो या RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS कहा है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये लिखा है वो फास्ट रहेगी और वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आया। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कौन आया है, बार बार आपको बोला जा रहा है, एक लिविंग ग्रुप है और एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप रहेंगे हैलोजन रहेंगे, और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा स्टूडेंट्स, दे विल बी OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जो रहेगा। ये देखो ये आया यहाँ पर और कार्बोकैटायन पर अटैक किया, और ये स्टेप जो रहेगी फास्ट रहेगी, एंड ड्यू टू विच द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल विल टेक प्लेस। मुझे कैसे समझा कि अल्कोहल बना है, क्योंकि कार्बन पर OH अटैच हुआ है, तो दिस विल बी अल्कोहल। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स फ्री है। यहाँ पर फिलहाल एक जनरल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है, आगे आपको एग्जांपल मिल रही है। मूविंग अहेड, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर एक्चुअल एग्जांपल in the form of A, B and D। C नहीं लिया गया क्योंकि C हमारा सेंट्रल कार्बन है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं SN1 की और क्या खासियत है। SN1 रिएक्शन में इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद ये कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन रहेगा ये sp2 हाइब्रिड यानी ट्राइगोनल प्लानर रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एज यू नो स्टूडेंट्स के जो ज्योमेट्री रहती है वो ट्राइगोनल रहती है, और जो कार्बन रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है डेट विल बी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन हुआ है तो इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि ये न्यूक्लियोफाइल के जो आएगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप तो गया, पहले स्टेप में चला गया। जैसे कि आपको वो जो किटी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमने देखा कि एक किटी उठी उसके बाद दूसरी किटी बास्केट में बैठी SN1 में, तो वही बात हो गई है कि लिविंग ग्रुप गया, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया, और इसका जो अटैक है वो दोनों तरफ से रहेगा, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो ABD एक बार राइट में हमको नज़र आता है, एक बार ABD लेफ़्ट में नज़र आता है। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक बार लेफ़्ट में ज्वाइन होगा और एक बार न्यूक्लियोफाइल राइट में ज्वाइन होगा, यानी दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जिसके वजह से एक बार डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा और एक बार लीवो रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको बताया गया है डेक्स्ट्रो यानी राइट और लीवो यानी कि लेफ़्ट में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दे रही हूँ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ SN1 मैकेनिज़्म। एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2-bromo-2-methyl-propane। 2-bromo-2-methyl-propane का कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज़ द कॉमन नेम, और ये 2-bromo-2-methyl-propane IUPAC नेम है। इसमें रिएक्शन कैसी रहेगी, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ये न्यूक्लियोफाइल आया। कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस, ठीक है, आया, उसने अटैक किया और उसने तबादला कर दिया किसका? ब्रोमाइड का। तो ब्रोमाइड यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो गया और न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा आया? OH आया। स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग के Br माइनस और OH माइनस दोनों न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का तबादला दूसरे न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, इसलिए हम बार बार
हैलोजन को लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं और OH को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ये जो रिएक्शन है इसको सेंटेंस फॉर्म में लिया गया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन विथ वार्म एक्वस डाइल्यूट NaOH। NaOH का जो OH आयन है उसकी रिएक्शन डायरेक्टली बताई गई है और वो रिएक्शन होने की वजह से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा। अगर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है और उसका अटैक OH माइनस का अटैक हुआ है तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट विल बी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। कैसे समझा अल्कोहल है? क्योंकि यहाँ पर OH है, सिर्फ नाम में तब्दीली ये हुई, ब्रोमाइड की बजाय आपको बोलना है अल्कोहल। लिविंग ग्रुप इज Br माइनस। एज यू नो इन my previous slide as I told you कि this is two step mechanism. first step will be slow RDS और यहाँ पर Br हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद सेकंड स्टेप फास्ट रहेगी, वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल OH आएगा और OH आने की वजह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में Br लिविंग ग्रुप है, वो गया, कार्बोकेटाइन बना, तो इसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। नाम आप ध्यान रखें, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है तो इसका नाम रहेगा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके अलावा उसका जो ज्योमेट्री है प्लानर है, मुस्तवी नुमा है और जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का है। सेकेंड स्टेप फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, कौन वाला? OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल आया और ये न्यूक्लियोफाइल आने के बाद यहाँ पर OH आकर अटैच हो गया जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट मिला टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। So this is the example of SN1 mechanism. Moving further, here I have an example of SN2 mechanism. Now let's begin SN2 mechanism. What is actually SN2 mechanism? First of all, the meaning of this SN2 mechanism. 2 means bimolecular, S यानी substitution, N यानी के nucleophilic. Bimolecular nucleophilic substitution reaction is SN2. तो यहाँ पर SN2 SN1 के बिल्कुल अपोजिट रहेगी। कैसे अपोजिट रहेगी देख सकते हैं हम। ये रहेगा कि SN2 मैकेनिज़्म का यहाँ पर फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायमॉलिक्यूलर, वॉट एवर यू वांट टू से। SN1 मैकेनिज़्म में 2 स्टेप थे। SN1 2 स्टेप रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, और SN2 में कितनी स्टेप रहेगी? 1 स्टेप, लेकिन फिर भी इसको बायमॉलिक्यूलर कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या बताया गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट कौन? आपके रिएक्शन में जो पहला रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी कौन रहेगा? OH माइनस। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज़्म में ध्यान रहे कि आपकी कीमियाई तामुल की रफ्तार सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसे बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहा गया है, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा। जबकि SN1 मैकेनिज़्म में हमने ये पाया कि रेट ऑफ द रिएक्शन वाज टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट का जो पहला पार्ट है, यानी आपके रिएक्शन में पहला जो रिएक्टेंट रहेगा सिर्फ उस पर डिपेंड है। लेकिन SN2 मैकेनिज़्म सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि रेट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग स्लैश ब्रेकिंग, बॉन्ड का बनना और टूटना एक साथ होगा। जैसे कि आपने देखा, जो हमने किटी का पिक्चर आपको बताया, उस पिक्चर में हमने देखा कि SN2 मैकेनिज़्म में ये बताया गया है कि दोनों किटी, येलो और ग्रे किटी, दोनों एक साथ बास्केट में बैठे हैं और वो SN2 उधर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, दे बोथ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ वो काम हो रहा है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग ऑकर टुगेदर
रिजल्ट इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, जिसकी वजह से आपको ज्योमेट्री जो मिलेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में मिलेगी, जबकि SN1 में हमको सिर्फ प्लानर ज्योमेट्री मिली थी। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पीछे से आएगा, और न्यूक्लियोफाइल के पीछे से आने की वजह से, बैक साइड अटैक होने की वजह से आप ये देख सकते हो कि हालांकि हमारा जो लिविंग ग्रुप है राइट में था, ठीक है, तो वो राइट में था, तो राइट में OH आकर ज्वाइंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आया, बैक साइड अटैक किया, तो इसकी वजह से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल बराबर लेफ़्ट हैंड साइड पर अटैच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसीलिए इसे कहा गया इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, that is backside attack by nucleophile. So here I am explaining you this reaction. Here is what this is ethyl bromide. I have taken example. मैंने यहाँ पर example ethyl bromide का लिया है। ethyl bromide को IUPAC में कहा गया है ब्रोमोइथेन। इस ब्रोमोइथेन में लिविंग ग्रुप Br है, न्यूक्लियोफाइल OH है, तो यहाँ पर इथिल ब्रोमाइड सब्सट्रैक्ट हुआ, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हुआ, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पर डिपेंड करती है। दोनों में कमी और ज़्यादती की वजह से हमारी तामुल की रफ्तार में भी कमी और ज़्यादती होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद दूसरी जो स्टेप बताई गई है, दिस इज़ योर ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगी, इस स्टेट में हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग एक साथ होगी। एक तरफ Br अटैच्ड है, एक तरफ OH अटैच है। जब आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप लोगों को डॉट लाइन से Br और OH का अटैचमेंट बताया गया है। डॉट लाइन से बताने का मकसद ये है कि ये कमज़ोर बंदिशें हैं, दे आर वीक बॉन्ड। Br जाएगा और OH आकर यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिला है, दिस इज़ इथिल अल्कोहल, जिसमें OH हमको लेफ़्ट में नज़र आया क्योंकि उसने बैक साइड अटैक किया। ओके स्टूडेंट्स, it has been attacked from the back side and due to which OH will attach to the left side, right में अटैच नहीं हुआ, जिसे हम कहेंगे इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो Br रहेगा वो आउट हो गया। दिस इज़ लिविंग ग्रुप। यहाँ पर और SN1 में जो आपको सेंट्रल स्टेप मिलेगी वो स्टेप कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो रहती है वो कैसे बनती है, ये एक पेचीदा स्टेट रहती है, और इस पेचीदा स्टेट जो होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल रहती है, गैर क़याम पज़ीर रहती है, और इनकी क़याम पज़ीरी हासिल होने के बाद हमको एक फ़ाइनल प्रोडक्ट मिलता है और लिविंग ग्रुप आउट हो जाता है। SN1 में ये ट्रांजिशन स्टेट हमको 2 मिली थी, जबकि SN2 में हमको सिर्फ एक ही हासिल हुई है। SN1 और SN2 में यही फ़र्क पाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SN2 मैकेनिज़्म में यहाँ पर इस स्लाइड में भी दोबारा वही चीज़ बताई गई है रिएक्शन पैटर्न में। यहाँ पर CH3 CH2 Br इथिल ब्रोमाइड, यहाँ ये सबस्ट्रेट है हमारा इथिल ब्रोमाइड, और OH न्यूक्लियोफाइल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। दिस इज SN2 एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट इथिल अल्कोहल। CH3 CH2 OH इज आवर प्रोडक्ट एंड Br इज आवर लिविंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर SN2 का मतलब बताया गया है प्राइमरी, या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ये प्राइमरी कार्बन में होता है। ये 1 स्टेप मैकेनिज़्म है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये बीच वाली स्टेट कहलाएगी। इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की मेकिंग, ब्रेकिंग यानी Br लिविंग ग्रुप जाएगा, और बॉन्ड की मेकिंग OH के ज़रिए जो होगी एक साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ होने वाली है। वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे स्टूडेंट्स के आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया गया है मिथिल ब्रोमाइड, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इथिल ब्रोमाइड। तो मैंने इथिल ब्रोमाइड जो एग्जाम्पल लिया है वो इसलिए लिया है कि ये एग्जाम्पल और आपकी जो बुक है केमिस्ट्री की उसमें मिथिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया गया है, दोनों सेम टू सेम है। फ़र्क सिर्फ ये पाया गया है कि मिथिल ब्रोमाइड में 1 कार्बन और इथिल ब्रोमाइड में 2 कार्बन हैं। अगर मैंने इथिल ब्रोमाइड लिया है तो ये एग्जाम्पल एक हुई, और आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल मिथिल ब्रोमाइड दूसरी एग्जाम्पल हो जाएगी। तो एक साथ आप 2 एग्जाम्पल साथ में पढ़ सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। ये SN2 मैकेनिज़्म के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर है जो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पर असरअंदाज होते हैं? तो वो हमारे आने वाले फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ हैलोजन, हैलोजन की नौइयत। आखिर ऐसा कौन सा हैलोजन है जिसकी वजह से SN1 और SN2 मैकेनिज़्म फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है? लेट्स सी टू इट। हियर इज़ रिटर्न के नेचर ऑफ हैलोजन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। जैसे कि स्टूडेंट जान सकते हैं कि बंदिशी लंबाई अगर बढ़ेगी तो उस बंदिश की ताकत कम हो जाती है। रबर बैंड का एग्जाम्पल आपको हमेशा मैं देती हूँ कि अगर हमने रबर बैंड को ज़्यादा स्ट्रेच किया तो रबर बैंड टूट जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, एंड इट इज़ ईजियर फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक बाय SN2। तो ये किस चीज़ के लिए आसान हो जाएगा? SN2 के लिए आसान हो जाएगा। सेकंड फैक्टर इज़ नेचर ऑफ हेलो अल्केन, हेलोजन अल्केन का नेचर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स के SN1 मैकेनिज़्म टर्शरी कार्बन में आसानी से होता है और SN2 मैकेनिज़्म प्राइमरी कार्बन में आसानी से होता है। तो यहाँ पर SN1 में क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना चाहिए, इसलिए जो टर्शरी कार्बन है तो कार्बोकैटायन आसानी से बनते हैं टर्शरी कार्बन में, इसी वजह से SN1 उनमें टर्शरी कार्बन में आसानी से होता है। इट इज़ फास्टर देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन SN2। अब यहाँ पर हो सकता है ये लाइन पढ़कर आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप सबसे अच्छी बात ये है कि नेचर ऑफ हेलो अल्केन जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन ध्यान रहे कि टर्शरी कार्बन में SN1 जल्दी होता है और प्राइमरी कार्बन में SN2 जल्दी होता है, फास्ट होता है। फिर उसके बाद है थर्ड फैक्टर इज़ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर भी आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन अमल पैरा होती है। कैसा होना चाहिए नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिवली चार्ज्ड, मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि हमने कोई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिया, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, अगर हमने ये न्यूक्लियोफाइल लिया तो इनके ज़रिए SN1 और SN2 मैकेनिज़्म फास्ट होंगे। और अगर कोई हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर माइनस चार्ज नहीं, अगर हमने ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल लिया तो उनके साथ SN1 और SN2 मैकेनिज़्म फास्ट नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म में ये आपको जो पिक्चर नज़र आती है तो ये बता रही है कि रेट इंक्रीज़ होगी, रेट इंक्रीज़ होगी, रेट इंक्रीज़ होंगी किन के ज़रिए? पहला फैक्टर नेचर ऑफ हैलोजन, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको बताया गया। तो यहाँ पर मैंने कहा कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के ज़रिए SN1 SN2 मैकेनिज़्म जल्दी होंगे। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमारे कौन से हैं? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, OH माइनस, Cn माइनस। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यानी कि अमोनिया होते हैं, NH3 और वाटर होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 और SN2 मैकेनिज़्म स्लो होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताएंगे, H2O विल बी हैविंग लेस पोटेंशियल देन अमोनिया, देन OH माइनस, देन साइनाइड। तो यानी सबसे ज़्यादा फास्ट किसके साथ हो सकता है? OH और साइनाइड के साथ बनिस्बत अमोनिया और वाटर के। ये पिक्चर अगर पहली स्टेप का सेकंड स्टेप का आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक में इनके पिक्चर दिए गए हैं पेज नंबर 223 पर लेफ़्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ, तो आप वो चीज़ देख सकते हो आपकी बुक में से। तो यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन विथ मैकेनिज़्म एंड SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज़्म हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मेरा हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ सम केमिकल कंपाउंड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत सारे ऐसे जो कंपाउंड के यूजेस और उनके एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है वो आप डायरेक्टली आपकी बुक से पढ़ो, उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर छठे लेक्चर के साथ मैं अपना हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। मैं अगले लेक्चर में अगली एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।